सर्कस 11 जनवरी। वक्त रात 10:30 बजे। तहखाने में बैठक बदल गई थी। माहौल की सनसनी भी और संजीदगी भी। जबलहान सुर्ख सोफे पे बैठा था। वो सुर्ख शाही कुर्सी उस तहखाने का वाहिद स्टैटिक पुर्जा थी। उसके सामने एक भद्दी सी कुर्सी पे ज़ुखरुफ बैठी थी। सुल्तान उसकी दाईं तरफ खड़ा था। काटदार निगाहें जबलहान पे मरकूज थीं। जबल के दोनों अतराफ में 2 मुसल्लह अफराद खड़े थे। 2 लोग बाकी असीरान पे बंदूकें ताने हुए थे और जबलहान की बंदूक की नाल ज़ुखरुफ वक़ार की गर्दन को छू रही थी, ठंडी और सख्त। सिर्फ हैरियत, जल्दी आने का वादा और फ़ोन कॉल ख़त्म, समझी आप? वो पिस्तौल का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ा रहा था। ज़ुखरुफ ने गर्दन अस्वाद में हिला दी। ज़्यादा चालाकियाँ दिखाएं तो मेरी सलाहियतों से वाकिफ़ हैं आप। वो मेरी बात सुनने के बाद सुल्तान से बात करना चाहेंगी, ज़ुखरुफ ने वार्निंग दी। बैरिस्टर से बात करवा दीजिएगा। जबल ने हल पेश किया। ज़ुखरुफ ने सर को अस्वाद में हिला दिया। जबल ने टेलीफोन उसके सामने किया। बेल जा रही थी तो उससे बेल पे कॉल रिसीव हो गई थी। हेलो, कोई नुस्वानी आवाज़ थी। ज़ुखरुफ की आंखें डुब-डुब आ गईं। वो जैसे कई सदियों बाद उस आवाज़ को सुन रही थी। हेलो, कौन है? मम्मी, इट्स मी, ज़ुखरुफ। बातिक्कत कहते हुए उससे मुंह पे हाथ रख लिया। आंखों से आंसू तवातर से गिरते चले गए। पिस्तौल की नाल खन्नूस उसकी गर्दन पे थी। आंसू देख जबल ने चेहरा मोड़ लिया। एक तो उसकी आंखें देखना मुहाल, ऊपर से वो रोकर रही सही हिम्मत भी तोड़ देती थी। क्या बचकाना रवैया है ज़ुखरुफ। 3 दिन बल्कि 2 दिन रह गए हैं तुम्हारे निकाह में और तुम गायब हो। तुम्हें अंदाजा है मुझे क्या क्या जवाब देने पड़ रहे हैं। ऊपर से जब भी तुमसे बात करो तुम्हारे नखरे ही अलग होते हैं। वो बरस पड़ी थी। 4 रोज से वो मुसलसल उससे फ़ोन करती रही थी और बात करने वाली उनकी बेटी नहीं थी। ये वो जान न सकी। अल्लाह खारत करे इस टेक्नोलॉजी को। आई एम सॉरी मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुल्तान तुम्हारे साथ है ना, फ़ोन दो उसे। मैं अब तुम्हारे ड्रामे नहीं सुन सकती, उससे बात करवाओ। मम्मी, सुल्तान यहाँ नहीं है। वो अब संभल गई थी। हसन, जबरीश, शादान कोई तो होगा, बात करवाओ मेरी। वो एक ऑल बॉयज ट्रिप था हनी, तुम उनके साथ क्या कर रही हो? शयान को बुरा लग सकता है। ज़ुहरू को मज़ीद रोना आने लगा। काश ये कोई ट्रिप होता। काश, काश, काश। मम्मी, आप हसन से बात करें। उससे फ़ोन जबल की तरफ बढ़ाया जिसे सुल्तान पर रफ्तारी से छीनकर कान से लगा गया था। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? जबल की सख्त नज़रों की परवाह किए बगैर वो हशाश फशाश अंदाज में बोला। ये मुझसे नाराज़ है, बस इसीलिए कह रही थी मैं यहाँ नहीं हूँ। उससे सामने से उनकी कोई बात सुनी। आंटी, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, हम कल आ जाएंगे। जी जी, वो शादी से बिल्कुल राज़ी है। उसे भला अब क्या एतराज़ हो सकता है? वो कनखियों से ज़ुखरुफ को ही तक रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, इससे हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, बहुत खुश है, बल्कि खुद भी जल्दी आना चाहती है। आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से हुआ है ये सब। एक दो बातें मज़ीद सुनने के बाद उससे फ़ोन रख दिया था। जबल की तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए उसके तासुरात वापस सर्द हो चुके थे। जरा सा झुककर उससे जबल की पिस्तौल ज़ुखरुफ की गर्दन से हटाई और उसका हाथ पकड़कर उससे खड़ा किया। मर्द बनो जबलहान, कब तक पिस्तौल के दम पे ही डराते धमकाते रहोगे? मुझे मेरी अम्मा से बात करनी है, वो मुझे याद कर रही होंगी। जबल के जवाब देने से पहले शादान बोल उठा था। तुम्हारे बाप ने यहाँ पीसीओ नहीं खोला। बंदूक पकड़े एक लड़का फनकारा। प्लीज़, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा, सिर्फ 2 मिनट में उनसे कुछ नहीं कहूंगा। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, जिसका तुम हर दफ़ा शादी से इनकार कर देते थे। इस बार भी उन्हें वही पैगाम मिला है, लेकिन मैं तो अब राज़ी हूँ। प्लीज़ मेरी माँ को बताओ, सिर्फ एक बार बात करवाओ। 2 मिनट बात करवा देने से क्या हो जाएगा लाला? ये आवाज़ सनसला की थी। जबलहान को बाकायदा मुड़कर अपनी बहन को देखना पड़ा। बात करवा दें इसकी। अपनी माँ को क्लैरिटी दे देगा तो क्या हो जाएगा? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादान साहब का ये समझना बेहतर होगा कि इनकी शादी अब इनकी मर्ज़ी से नहीं होने वाली। वो ठंडे अंदाज से कुछ जता रहा था। जबल, मुझे 5 मिनट तुमसे बात करनी है। जबरीश ने उससे पुकारा था। अजीब बेबसी थी कि वो उठकर उसका कॉलर नहीं दबोच सकता था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। मेरा यकीन करो, अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं, प्लान भी नहीं और बका भी नहीं। वो दुरुस्त कह रहा था। हर दफ़ा कहानियों में एक मास्टरमाइंड नहीं हुआ करता। कई बार 2 लोग मिलते हैं, जब जाकर एक मास्टरमाइंड बनता है। एक नाकाबिले तहसीर प्लान, बेजोल बैक स्टोरी और मोहरे ऐसी तरतीब से कि चाल चलना बेहद मज़ा देने लगे। अब उस सर्कस में सिर्फ खेल रह गया था। असूल और करिंदे बदल चुके थे। अलमिया ये था कि करिंदे अपना खेल भी भूल चुके थे। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। सिर्फ एक बार मुझे बात करने दो। हम साथ हैं तो दुनिया फतह कर सकते हैं।
अलग हुए तो शिकस्त हवाओं में बस जाएगी। उससे जैसे अनाओं पे पैर रखा। सिर्फ 5 मिनट जबल, तुम मुझे 5 मिनट नहीं दे सकते? मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी नहीं दे सकता एजेंट। हर दफा तुम लेना ही क्यों चाहते हो? चंद घंटे पहले तुमने अपने खानदान की बाहिफाजत वंडरलैंड में आमद मांगी थी, मैंने दे दी। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ और नहीं कर सकता मैं। उससे अपने साथियों को हाथ से इशारा किया, ये जाने का इशारा था। सबरीश उसे देखता रहा। तुम कंट्रोल खो दोगे जबल, तुम मेरे बगैर और मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। खोने की इतनी आदत हो गई है कि अब अगर कुछ मिल जाए तो हैरत होगी। वो तनसी अंदाज से बोला था। वो बगैर उसकी तरफ देखे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। अभी वो दरवाज़ा पार करता कि सुल्तान सफ्दर ने उससे कदमों में जंजीरें डाल दी थीं। तुम्हें मेरे घर से किसी की कॉल मौसूल नहीं हुई? जबल थम गया। तासुरात बढ़ रहे, अलबत्ता आंखों में बेचैनी उभरी थी। ये कैसे हो सकता है कि तुम सफदर खानदान के एक अहम इंसान को कैद करके रखो, जाली कॉल सुनाते रहो और मेरे घर वालों को इल्म भी ना हो सके? जबल मुड़ा नहीं, मगर वो जानता था इस सर्दी में भी कुछ था जो उससे आग की तरह जला रहा था। पीछे मुड़कर अगर देखो तो सबरी शाहनवाज की रंगत तारीख पड़ गई थी। स्किपर कौन है जबलहान? ये लहजे कदमात, ये ठहरी हुई पुरसुकून सी पासकश, सावरखड़ के दोनों मास्टरमाइंड्स को अपना खून खुश्क होते महसूस हुआ। आसपास सम घोंटने वाली जहरीली हवाएं भर गईं। स्किपर कौन है जबल? तुम्हारा बाप। अब जाकर उससे हाँ या ना में की तस्दीक करवाते रहना। जबल सख्त अंदाज से कहते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। जाते हुए उसकी आंखों में बेचैनी थी। सुल्तान सफ्दर चुपती नजरों से उसकी पुष्ट को देखता रहा। कुछ था जो उससे खटका था, कुछ था जो उसके पिछले कई दिनों के शक की तस्दीक कर रहा था। 12 जनवरी, वक्त रात के 12:30। कई घंटे मुसलसल बैठे रहने के बाद उनके अंदर अब एक बार भी फ्रस्ट्रेशन सर उठाने लगी थी। अपने हाथों से अपनी आंखों के आगे मताया हयात का लुटना सर्कस का कोई करतब ना था जिससे वो देखते और तालियां पीटते थे। असल ज़िंदगी तालियां पीटने के मौके बहुत कम देती है। असल ज़िंदगी में एंड्स नहीं, दी एंड्स होते हैं। और उस सैहाने के तमाम असीरान को अपना डेड एंड बेहद करीब नजर आ रहा था। आग के गिर्द दायरे की सूरत बैठे वो खामोश थे। जबलहान किसी सूरत एजेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं था, और अगर वो एजेंट को रद्द कर सकता था तो बाकी लोग उसके लिए हाक भी नहीं थे। परेशानी अब वाकई बढ़ गई थी। इस तरह हाथ पे हाथ धर कर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जबरीश उनके मायूस चेहरे देखते हुए नागवारी से बोला। सुल्तान, हम यहाँ से भाग सकते हैं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हेडशॉट से बेहतर है कि यहाँ एक दूसरे के हेड देखते रहें। हसन बड़बड़ाया। मुझे यकीन है उसने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। जबल पुस्सी की इस हद को नहीं छू सकता है। वो मिसर था। तुम उसके बारे में प्लीज अंदाजे ना ही लगाओ तो बेहतर है। सुखरूफ कुछ चिढ़कर बोली। तुम्हें ये भी अंदाजा था ना कि वो हमें यहाँ से निकाल लेगा? देख लो, निकाल लिया उससे। शादान पूरे का पूरा सबरीज की तरफ घूमा। कौन सा कीड़ा था भाई जिसे काटने पे तुम हमें यहाँ ले आए? मार लेता, पीट लेता, गालियां दे लेता। यहाँ लाकर कतरा कतरा मौत देने से की क्या जरूरत थी? वो वाकई जानना चाहता था। मेरे भाई से तमीज से बात किया करो तुम, हंसला ने उसे टोका। एक तो तुम बहन भाई भी करण अर्जुन का सिक्वल हो। सारी तमीज सारा सलीका हमारे लिए ही रह गया। तुम बहन भाई तो अब बहुत से बरील जिम्मा हो। ऐसी क्या बदतमीजी कर दी है हमने? कौन सा कहर टूट गया तुम पर? वो फाड़ खाने को दौड़ी। शादान ने तनसन मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, बदतमीजी कहाँ। तुम लोगों ने तो हमारे लिए खून के रेड कारपेट बिछाए, पैलेस जैसे तहखाने में रखा, मलका इंग्लिस्तान के सोफे से ज्यादा नरम गद्दा दिया, पहनने के लिए शाही मखमल दिया, और खाने में तो ताज़ा हिरन का गोश्त मिलता है। बस ये हर 2-3 घंटे बाद होने वाली मार कुटाई का मतलब समझ नहीं आया। कहीं ये जबलहान की शफकतें पदरी तो नहीं? सैयद शादान कुलस्से हुए कह रहा था। बस यही चलता था कि अपना सर दीवार में दे मारे। खानदानी पागल, हंसला बड़बड़ाई। अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। हसन ने बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए अब उसकी जनरल नॉलेज में इजाफा किया। अच्छे खासे हंसते खेलते हुए जा रहे थे हम, लेकिन आ गया ये जबल बीच में। फ्लॉप विलन वाली एंट्री मारी और बखैर रागले टू माय वंडरलैंड। शादान बकायदा उसकी नकल उतारते हुए उकताहट से कह रहा था। भाई नहीं चाहिए तेरा वंडरलैंड। मैं इस्लामाबाद में झोंपड़ी लगाकर रह लूंगा, तो बस यहाँ से जाने दे। अल्लाह का नाम है, जाने दो हमें। दरवाजे की तरफ देखते हुए हाँक लगाई। हाथ हल्का रखो, रिश्ते के लिए हाँ या ना का फैसला उसके हाथ में है। जबरीज उसके कान के पास रुका। शादान के 14 तबक रोशन हुए। वो एक झटके से सीधा हुआ। मैं तो कह रहा था जबल भाई, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सुल्तान ने उसे देखकर तासुब से नफी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो अब किस मुंह से दोस्तों में फन्ने हाँ खिलाओगे।
जबरीज, कोई तो तरीका होगा तुम्हारे इस क्यूटी कजन को उसके बल से बाहर नहीं ले आने का। हसन अब बेजार हो गया था। तुम दोनों तो इतने सालों से दोस्त हो, कोई तरीका ढूंढो जिससे उसका गुस्सा खत्म हो। मफाहमत की कोई राह निकालनी होगी। संजीदगी से कहते हुए हसन ने सुल्तान को देखा, फिर सुखरुख को, फिर शादान को और जबरीज को। मेरे पास एक प्लान है। वो हद दर्जा संजीदगी से बोला था। भाई, हम उसे दर्द देने नहीं जा रहे, तुम रहने दो। सुखरुख उसके बोलने से कबल कह उठी। जबलहान को ईशा की रिकातों का पता है। हसन, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुल्तान ने तंज किया। हसन गर्दन झुकाकर सादगी से मुस्कुराया। कई लम्हे बाद जब उससे गर्दन उठाकर उन्हें देखा तो उसकी आंखें मुख्तलिफ थीं। वो शादान को देख रहा था। तुमने मुझे कहा था इस ग्रुप में क्यूटनेस नहीं कमीनगी की बिना पे दाखिला मिलता है। तुम्हें क्या लगता है 10 साल इस क्वालिटी के बगैर तुम लोगों के साथ गुजारा किया है? वो एक बार फिर हंसा था। मेरे पास वाकई प्लान है। और वो प्लान क्या है? शादान पुरतजस्सुस से आगे को हुआ। हमारा आखिरी गलत काम। वो सरगोशी नुमा अंदाज से बोला। पुरफिकर सोचे गायब हुई, चेहरे पे बशाशियत लौट आई। वो चारों आंखों से मुस्कुराने लगे। कम अज कम शैतानी कामों में शैतान भी उनका सानी नहीं था। 12 जनवरी, रात 12:30 बजे। क्या प्लान है तुम्हारे पास? सुल्तान उसके आगे बैठा संजीदगी से पूछ रहा था। हसन ने वहां बैठे उन तमाम लोगों को देखा, कला खंकारा, और अब वो बोलने के लिए तैयार था। देखो, काजी के खानदान से लड़ना हमारे लिए या फिर पूरे जावरगढ़ के लिए आसान नहीं है। अगर ये सिर्फ एक इलाका होता तो बात बन जाती, पैसे कहीं से भी लाकर जावरगढ़ को दिया जाता। लेकिन अगर हम यहाँ जावरगढ़ की बात करेंगे तो ऐसे 101 जावरगढ़ खड़े हो जाएंगे जिन्होंने इस स्कीम में पैसा दिया था और पैसा डूब गया। इस वक्त हमें उन सब लोगों से हमदर्दी है, लेकिन हमारे सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम उस वक्त अपना फोकस सिर्फ जावरगढ़ पे रखें। तुम लोगों के पास कोई आइडिया है? यानी तुम्हारी नज़र में हम क्या करें कि जावरगढ़ को उनका हक वापस मिल जाए? हसन बारी बारी उन सबके चेहरे देखने लगा। सबसे पहले सुखरूफ ने हाथ उठाया था। हम सब अपनी रेपुटेशन की वजह से खामोश हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जैसे ही सावरकर का केस देना चाहूंगी, काजी साहब, काजी वही सियासतदान है जिसके बहनोई ने इस स्कीम का पैसा लिया और गजब करके मुल्क से भाग गया, कि बहनोई फौरन मुझे मेरे इरादे से बाज रखना चाहेंगे। इसलिए मैं उनसे मसलियत की राह निकालने की बात करूंगी। मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके जरिए मैं अपनी बात काजी साहब तक पहुंचा दूंगी और पूरी रकम ना सही, उसका कुछ हिस्सा वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं पिछले 3-4 केसेस में यही किया है। गुनाहगार कोर्ट ट्रायल से बचने के लिए पैसा बहाने की तरह बहा सकता है। ये इतना आसान नहीं है। शादान ने एतराज पेश किया। काजी इस वक्त इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। पिछले 5 साल की कारकर्दगी के बायस इस साल उनको वोट नहीं मिलेंगे। हर कोई जानता है इस दफा इक़्तिदार सफदर खानदान का आएगा। जब उसे मालूम है कि उससे हुकूमत में नहीं रहना, फिर वो किसके लिए इतनी बड़ी रकम देगा? मान लिया वो रकम देने को तैयार भी हो गया, तो ये इलेक्शंस का वक्त है। वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकेगा और इलेक्शंस के बाद तो उससे कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। शादान ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। अगर तुम्हारे पास एक वकील होते हुए इतने कॉन्टेक्ट्स हैं तो उसके पास तुमसे कहीं ज़्यादा होंगे। उसकी रसान से कई बात पे सुखरूफ समेत बाकी तीनों भी मुत्तफिक थे। मेरे पास एक हल है। अब के सुल्तान बोला। अगर इस मामले को निपटाना ही है तो हम सबके पास अच्छा खासा पैसा है। अगर हम सब मिलकर शेयर से तो आधे से ज़्यादा पैसे हम ही दे सकते हैं। लेकिन एक मसला है। वो अपनी ही बात से खुद ही बदमजा हुआ। हमारा पैसा सफ़ेद नहीं है। जिस दिन निकल कर बाहर आया उसी दिन हमारे स्याह नामे बाहर आएंगे। लेकिन 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 उसका भी एक हल है। उसकी आंखें चमकी। हम वो पैसा दे सकते हैं जो ऑफिशियल है, हमारी प्रॉपर्टीज बेचकर डोनेशन के जरिए। दुनिया अंधी नहीं है सुल्तान। जबरीश ने बेख्तियार उसे टोका। अव्वल तो हम सबके घर वाले ही हमारे इस कदम के बेहद खिलाफ हो जाएंगे, और दोहम क्या कहेंगे लोगों को यूं ही बैठे बिठाए हमें जावरगढ़ के लोगों की हिदमात करने का मौका मिल गया, और इसी तरह हमने अपनी मलकियत बेचते हुए उनकी मदद करनी है। लोग अंधे नहीं हैं सुल्तान। उससे जोर दिया। इस वक्त हम पांचों उतने ही बेबस हैं जितना जावरगढ़। हसन ने बोलना शुरू किया। हम सबको एक काम बाखूबी आता है, और वो है हर तरह का गलत काम। ये कोई फख्र की बात नहीं है, लेकिन जो है सो है। बाबा कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जिस वक्त हम सब स्याही में दफन थे तब तक कभी बैठकर सोचना नहीं पड़ा था कि फलां काम कैसे होगा, और अब जब मोमिन बनकर कुछ करने का सोचा है तो कैद हमें जकड़ेगी, ये तय है। वो बेहद रवानी से कह रहा था। उसके अल्फाज का रब्त खूबसूरत था। हमारे साथ जो जो लोग हैं वो सब गलत कामों में मुलविस हैं।
और अगर हम उनकी मदद लेना चाहेंगे तो बदले में उनके लिए 10 और गलत काम करने होंगे। मेरा प्लान बहुत साफ और वाज़ेह है, हमारे लिए आसान भी, लेकिन इस काम में एक लज्जत है, उसके बाद वापसी नहीं है। इससे मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम लोग वाकई दुनिया की कैद से निकलना चाहते हो या फिर ये एक वक्ती तब्दीली है? कम से कम मैं अपने बारे में श्योर हूँ। मैं यहाँ से निकलकर पैसों की खातिर झूठ नहीं बोलूंगा, कुर्सी की इज्जत करूंगा और मुकाम को किसी खातिर में लाऊंगा। शादान शाह बगैर तामुल के बोला। सुल्तान ने गहरी सांस भरी। आंखों में चिंगारियां थी मगर दिल के एक गोशे को गोया सुकून हासिल हुआ था। मैं किसी मुफाद या लालच के लिए अपनी सीट इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरा भाई जेल में है, अगर वो बेकसूर है तो मैं उसे बाहर लाऊंगा, वरना खानदान से पहले मेरे लिए मेरा हल्फ होगा। हसन का रूख अब सुखरूफ की तरफ था। उससे गर्दन झुका रखी थी। मैं पैसे और लोगों में नाम बनाने के लिए मजलूम को जालिम साबित नहीं करूंगी। लोगों के छोड़ देने के खौफ से किसी के साथ गलत नहीं करूंगी। और आज के बाद से मैं कभी न्यूट्रल नहीं रहूंगी। सबरीज की तरफ से चंद लम्हे खामोशी रही। वो होंठ काटते हुए तसबसब के आलम में रहा। फिर धीरे से गर्दन उठाकर अपने दोस्तों को देखा। लोग हक कहने को बेवकूफ़ कहेंगे तो मैं बेवकूफ़ी पे डटा रहूंगा। लोग सच्चे और एहतसाब मांगने वाले को पागल कहेंगे तो मैं पागल हूँ। मैं दुनिया को अपने मोरल्स पे फोकियत नहीं दूंगा। वो खामोश हुआ तो सारे तहखाने में खामोशी ही छा गई। इन 5 दिनों ने उन्हें एक बेहद मुख्तलिफ इंसान बना दिया था। एक लम्हा होता है और दिल पलट जाते हैं। उनके दिल पलटे जा चुके थे। मादी अशिया उनके लिए वक़्त खो चुकी थी। दुनिया की चमक धमक के पार का स्याह तारीक अंधेरा उन्होंने आंखों से नहीं दिल से देखा था। दुनिया की औकात उनके लिए दो कौड़ी की हो गई थी। हर मोमिन को उसकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा वाक़या दिखा दिया जाता है जो उसके दीन की तरफ वापसी हो। सावरगढ़ की कैद उनके लिए वही वाक़या था। मेरा प्लान पका है और हमारा आखिरी हल भी। हसन एक बार फिर बोला। तुम्हारा क्या प्लान है? सुल्तान ने पूछा। हसन आगे को हुआ। वो चारों भी आगे हुए। एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखे चेहरे झुकाए वो हसन के बोलने के मुंतज़िर थे। उनके हक में बैठी हंसला बात सुनने के लिए बेचैन हुई मगर उठकर उनके करीब आने के लिए उससे अपनी अना पे जो हाई हील रखनी पड़ती वो रख नहीं सकती थी। वैसे भी शादान के सामने दो आंसू बहाकर उसे सब पता चल जाना था। यूं सर जोड़े हुए हसन सुल्तान धीरे धीरे कुछ बोला था, कुछ जैसा जिससे उन चारों को एक लम्हे के लिए साकित किया। फिर मुताज्जिब, फिर शौकी और लम्हे के 1000वें हिस्से में हाथ कंधों से हट गए। जुड़े हुए सर जुदा हुए और वो चारों नफी में सर हिलाने लगे थे। चेहरे पे एक बहुत बड़ा ना था। हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। मरकर भी नहीं। तुम्हें थेरेपी की जरूरत है हसन सुल्तान। शुक्र है तुम्हारे अब्बा तुम्हारी इस गलासत को सुने बगैर ही इस दुनिया से चले गए। 4 मुख्तलिफ लोग मगर फैसला मुत्तफ़क़ा था। उसका बहनोई पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम रह चुका है। वो कनाडा के सबसे अमीर लोगों में शुमार होता है। उसकी बेटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन है। सुल्तान ने जैसे हसन की मालूमात में इजाफा किया था। वो जो 1000 जावरगढ़ खा गया और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, तुम्हें लगता है उसकी गर्दन पकड़ना इतना आसान है? हसन ने कंधे उचकाए। उसकी आंखों में सारे जहां की बेफिक्री थी, चेहरे पे सादगी। हमारे सर्वाइवल का ये वाहिद रास्ता है। तब्दीली सिर्फ इसी रास्ते से आएगी। हम में से कोई भी कहानी का हीरो नहीं है जो काम दुरुस्त करके सब ठीक कर देगा। हम विलन से काम दुरुस्त होगा लेकिन तरीका गलत ही रहेगा। वो बोलते हुए एक लम्हे को रुका। सवरीज बेचैनी से उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हारे पास आधा घंटा है, चाहो तो ये प्लान लेकर मेरे साथ जबल के पास चलो, वरना मैं इस प्लान को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरी बका और मेरा सर्वाइवल। लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम सब साथ जाओगे। हाँ बिल्कुल, जबल तो तुम्हारा सगत आया है जो सबको साथ जाने देगा। शादान को लस कर बोला। मेरा चाचा ना सही। वो मायने हेजी से मुस्कुराए उसके कान के पास सुखा। तुम्हारे बच्चों का मामू तो होगा ना? शादान ने हंसते हुए उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। हाँ, दिल बाग बाग जरूर हुआ था। सिर्फ सबरीज था जो खामोश था और मुस्तरब भी। अगले कई मिनट उनके दरमियान बहस हुई। सुल्तान की तरफ से एतराज़ हुए, हसन ने रद्द किए। शादान ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, बदले में दलाइल मिले। जबरीज ने पास रखना चाहा मगर दिल उसका भी इस अमल पे राजी था। ज़ुखरूफ वक़ार बहस सुनती रही, एतराज़ात नोट करती रही। आधा घंटा ख़त्म होने में कितने मिनट थे उससे नहीं मालूम था मगर वो राजी थी। उसे मालूम था वो सीधे काम नहीं कर सकती। वहाँ उस सहाने में सबसे पहले अपने असल को कबूल करने वाली वही थी। अगले चंद लम्हों में वो चारों भी रजामंदी दे चुके थे। मैं जबल से बात करूंगी। हरगिज नहीं। सुल्तान फौरन बोला। जो बात करनी है वो मैं करूंगा। इस वक्त अगर तुम या जबरीज उसके पास भी गए तो गोली मार देगा।
फूलों के हार वो तुम्हें भी नहीं पहनाएगा। शादान भी सख्त मुतराज था। इन 5 दिनों में अगर उससे किसी को यहाँ नुकसान नहीं पहुँचाया तो वो मैं हूँ। औरत गाड़ी नो। वो मुस्कुरा कर बोली थी, मगर इस मुस्कुराहट के बदले में सबरीश और सुल्तान नहीं मुस्कुरा सके। दूर कहीं उन्हें इल्म था जबल के हाथों पे बंदी हथकड़ी की नौयत क्या थी और उसकी मेहरबानियों की असल वजह क्या थी। मुझे उससे बात करने दो, मुआहदा करने। तुम ही जाओगे? तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। कोई भी आदमी एतबार के लायक नहीं होता। मैं उससे आदमी के साथ 3 घंटे रही थी सुल्तान, तब जब मैं तुम्हारे एतबार पे थी। वो गिला नहीं था मगर हकीकत थी। सुल्तान लब भींच गया। वो उन 3 घंटों को कैसे भूल सकता था? उन 3 घंटों में मैंने सर्वाइवल सीखा है। मैं अपनी बका के लिए जा रही हूँ। तुम उसे हमारा प्लान बताओगी? हसन ने आगे आकर पूछा। उससे कोई एतराज नहीं था। मैं कोशिश करूंगी वो किसी तरह मसलियत के लिए राजी हो जाए। उसे हमारी तरफ की कहानी भी सुननी होगी। ऐसे एक दफ़ा फैसले नहीं कर सकता वो। ना मैं प्लान सुना सकती हूँ, ना उसे उस पर कायल कर सकती हूँ। ये काम सिर्फ सुल्तान कर सकता है। उसका अंदाज सोटोक था। सुल्तान राजी नहीं था। शादान मुस्तसब्स था और सबरीश शाहनवाज खिल की अदा गहराइयों में डूब रहा था। कुछ भी वैसे नहीं हो रहा था जैसे उससे चाहा था। मदारी के हाथ से खेल निकल चुका था। 12 जनवरी, वक्त रात के 1 बजे। वो आखिरी सीने पे खड़ी लकड़ी का वो भारी दरवाज़ा बजा रही थी। उसे यकीन था जबल हान इस दरवाजे के पार मौजूद है। उसे ये भी यकीन था कि दरवाज़ा खुल जाएगा। जबल हान मुफाहमत पसंद आदमी था। वो राज़ी हो जाएगा, उससे पूरा यकीन था। वो दरवाजे पे खड़ी दरवाज़ा बजाती रही। दूसरी तरफ यकीनन आवाज़ जा रही थी और उसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। सुल्तान सफदर को ताज्जुब सा हुआ। कोई भला ज़ुखरुख को नज़रअंदाज कैसे कर सकता था? वो उससे पुकार रही थी और दरवाजे के उस पार सुरमाई आंखों वाले मर्द ने आंखें बंद करके उस पुकार को महसूस किया। वो दरवाज़ा खटखटा रही थी, उसका नाम ले रही थी, मिन्नत कर रही थी। मर्द का दिल उसके हर हर लफ्ज़ पे मोम हुआ था। आंखें खोली तो हर ओर बेबसी महसूस हुई। उसके अपने आज़ाद तक उस औरत के ताइब थे। बेख्तियार उससे कदम दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाज़ा खुला और वो नजर आई। वो उसके सामने खड़ी थी, उसके करीब। मगर कई सदियां थीं जो दरमियान में खाइल थीं। वो दुश्मन थी, फिर उससे नफरत क्यों नहीं थी? और अगर नफरत नहीं थी, फिर कमबख्त मोहब्बत क्यों थी? बेबसी, बेकली और रंज ऐसा था कि उसका दिल लम्हों के अंदर चलकर खाकसर हुआ। क्यों मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाती हैं खातून? वो एक रंज से बोला था। तुम अच्छे हो तो हमारे लिए बुरे क्यों बन रहे हो? उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। जबल ने निगाहें चुराई और दरवाजे से हट गया। खुले दरवाजे से उससे अंदर कदम रखा। ये चर्च का मरकजी हिस्सा था। दीवारों में नस्ब चलती कंदीलें अपनी दाग बिठाई हुई थी। कदादम खिड़कियों से जहां दिन में उजाला अंदर कदम धरता हुआ था, वहां से मिलकची सी रोशनी में बर्फ गिरती नजर आ रही थी। खिड़की के साथ जो सीमेंट की जगह थी, वहां केतली और कप रखे थे। जबल हान उसकी तरफ देखे बगैर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। तासुरात में सख्ती खुली थी, मगर आंखों में कुछ मुख्तलिफ था। कोई कर्ब सा या शायद मलाल सा, और गौर से देखो तो नरमी भी। मुझ पे आपके लेक्चर से असर नहीं करेंगे खातून। बेहतर है आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। वो बाहर देखते हुए टोटोक अंदाज से बोला। 5 दिन की इस कैद और सजा के बाद मेरे पास लेक्चर देने को कुछ है भी नहीं। सच कहूँ तो पहली बार किसी भी स्पीच की तैयारी के बगैर आई हूँ। वो 2 कदम आगे आई और खिड़की के सामने खड़ी हो गई। लगता है हार जाऊंगी। जबल खामोश रहा, बोला कुछ नहीं। उसे नजरअंदाज किए यूं पीठ दिए कर खड़ा रहना मुश्किल था और बहुत मुश्किल से ही ये काम कर रहा था। हमें जाने दो जबल, प्लीज। वो मुल्तजी हुई। मेरे दोस्तों की जिंदगी के बेहद अहम वाक़े हैं। वो अगर तुम्हारी वजह से खराब हुए तो इन 5 दिनों में अगर किसी को बुरा याद रखूंगी तो वो तुम होगे। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक भी नहीं है। तुम हमें सजा दे रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं बहुत अजीम आदमी हूँ। कुछ काम यूं ही बैठे बिठाए कर देता हूँ। वो बेनियाज रहा। जल्दी कंदीलों ने उसे तासुब से दगा था। तुम हमें हमारी गलतियों की सजा दो। जबरी शाहनवाज से गुस्सा हम पे मत उतारो। कोलेट्रल डैमेज। उसे 2 लफ्ज़ी तबसरा किया। मैं तुम्हारा कोलेट्रल डैमेज नहीं बन सकती। 2 टोक अंदाज। ठीक है, फिर जो दिल में आए वो करें। मैं और आप एक दूसरे की सलाहियतों से यूं भी बहुत खूब वाकिफ हैं। तुम कितनी ढीठ हो जबल। मेरी मरहूमा नानी अम्मा भी यही कहा करती थी। बहुत शौक था उन्हें मुझे सुधारने का। उससे गहरी सांस सी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हारे खानदान से हैं, उनके लिए ऐसी दुआएं कसरत से होनी चाहिए।
जबल ने सर को हफीफ सी जंपिश दी। आपके खानदान वालों की नेकी का ये आलम था कि कज़ा सजदों में आया करती थी, है ना? मैं यहाँ कॉमेडी करने नहीं आई, वो हाई हुई। इरादा तो मेरा भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो सो बिस्मिल्लाह। वो तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए सुखरूप को सख्त जहर लग रहा था। तुम बहुत बोलते हो, बल्कि फजूल बोलते हो। पहले ऐसा नहीं था, आपकी सोहबत का असर है। वो अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा आज बोला था। जबकि सुखरूप ने बगैर उससे कुछ भी कहे खिड़की पे रखी केतली से चाय 2 प्यालियों में डाली। एक जबल की तरफ बढ़ाई और दूसरी प्याली अपने हाथ में ली। जबल को बेहतियार वो आतिशदान वाले कमरे की पहली मुलाकात याद आ गई। वक्त जैसे पर लगा कर उड़ा हो, वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाती। वो अगर आई थी तो कम से कम चंद सदियों के लिए तो आती। उससे कल हुआ। वो चाय की प्याली लिए नीचे बैठ गई। जबलहान गहरी सांस भरता उसकी सेहत में एक मुनासिब फासले पर बैठ गया। नज़ारों में अब गिरती बर्फ नहीं रही थी। अपनी दाईं तरफ बैठी लड़की को वो देख नहीं सकता था। कभी कभी जिंदगी आपसे वो कर्ज भी वसूल करती है जो आपके लिए नहीं होते, वो भी सूद समेत। और अगर उसका मूड हो तो 4 उल्टे हाथ की रख के भी देती है। ऐसा जबलहान को लगता था। हमारे पास एक प्लान है, तुम वो सुन लो। हमें यहाँ रखकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ से जाने देकर शायद तुम दिल के बोझ से आज़ाद हो जाओ। आप सब यही हैं। जबलहान किसी को कहीं जाने नहीं दे रहा। अजीब जिद्दी अंदाज था उसका। क्या बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कई साल पहले जबरीज को नहीं जाने दिया। जबील के दिल पे कोई सिल आकर लगी थी। वो गर्दन फेर कर उससे देखे गया। ये उसका राज था और ये हंसला के अलावा कोई नहीं जानता था। क्या उससे बता दिया? वो कब कहाँ किस किस से धोखा खाएगा? 11 साल जबल हाथ हो तुम, जिसका भाई दोस्त छिन गया था और उससे दोबारा दोस्त नहीं बनाए। मेरे ज़ाती मामलात में दखल न दे खातून। उससे तुर्श अंदाज में टोका। तुम्हें लगता है यहाँ कुछ भी जाती है? मेरी शादी टूट रही है, मेरे दोस्तों का करियर डूब रहा है। 5 दिनों से कितने सारे मर्दों के दरमियान रह रही हूँ मैं, और तुम्हें लगता है अब भी कुछ जाती है? यहाँ अब हर किसी के किस्से महफिल का हिस्सा है जबल अजलाल खान। उससे तनफ्फुर से गर्दन फेरी। गर्दन की नसें बाजू की नसें गुस्से से फड़कने लगी थी। वो बहुत मुश्किल से खुद पे पन बैठाए हुए था। जानते हो, घर हर इंसान का सेफ जोन होता है। घर दोस्त होता है जहाँ आप एक लंबे चौड़े थका देने वाले दिन के बाद भी आ सकते हैं, एक ब्रेकअप के बाद भी, और फेल पास होकर भी। वो रोने को जगह देता है, हंसने को मुकाम, और राज रखता है। घर से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता, है ना? उससे किसी ख्याल के तहत जबल को देखा। वो उससे ही देख रहा था। लेकिन अगर घर को देखो तो उसका हर हिस्सा जरूरी है। तुम सारी उम्र एक कमरे में नहीं रह सकते। तुम्हें किचन, बाथरूम, छत, लाउंज, सहन, बरामदा, सीढ़ियाँ, हर शय की जरूरत पड़ेगी। दोस्त भी इसी तरह होते हैं जबलहान। सारी उम्र के लिए एक के साथ नहीं रहा जा सकता। सारी उम्र एक ही दोस्त काम नहीं आता, और सारी ज़रूरतें एक ही दोस्त पूरी नहीं करता। एक दोस्त सारी खुशियाँ नहीं दे देता। ढेर सारे ना सही, चंद एक दोस्त होना अच्छी बात है, लेकिन तुमने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। तुम्हें छत पे जाकर टहलना चाहिए। तुम्हें सहन में बैठकर सितारे गिनने चाहिए। तुमने ये सब क्यों नहीं किया? तो उसे तकता रहा, बस तकता रहा। वो जो अंधेरे का आदि डरा सहमा नाराज बच्चा था, उसे हाथ से पकड़कर उजाले में ले आई थी। वो उसकी सुरमाई आंखों का एक बार फिर करस्सार हुआ। अगर घर के एक कोने में सुकून मिल जाए तो हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वफादार इंसान को एक का होकर रहना चाहिए। आप हुजूम में रही हैं। अकेले रह जाने वालों का दुख आप नहीं समझ सकती। फिर तो दुनिया में सबसे ज्यादा बेवफा माँ बाप हुए। वो अपने 4, 5, 6, 7 बच्चों से प्यार क्यों करते हैं? बस एक बच्चे से प्यार करो, बाकी जहन्नुम में जाए। आप बात को गलत रुख पे लेकर जा रही हैं। तुम दरुस्त सिमत को इग्नोर कर रहे हो जबल। मेरे मामले में मत आए खातून। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। तुम हमें इस मामले में लाए हो जबल। वो उसे संजीदी और मतानियत से बोली। जबरीज ने हमेशा तुम्हें छोड़कर हमें मुंतहिब किया, और अब तुम वही गुस्सा हम पे निकाल रहे हो। और अगर निकाल रहे हो तो मर्द बनो और कबूल करो। कायद वो होता है जो अपनी आवाम का सोचे। तुम्हें अगर वाकई लगता है कि तुमने हम सबको यहाँ सावर खड़ की तबाही के लिए कैद किया है, तो तुम गलत हो। तुम हम पे अपना गुस्सा निकाल रहे हो, एक लीडर नहीं। इस वक्त तुम सिर्फ जबल अजलाल खान हो। ये ग्रेशन, ये दोगलापन तुम्हें सेब नहीं देता। जबल के मुंह पे जैसे बेदर पे थप्पड़ लग रहे थे, और अब वो मजीद बर्दाश्त न करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया था। छुपकर उससे कलाई पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा किया। सुखरूफ ने मसम्मत नहीं की। हमें बर्बाद कर दोगे तब भी हमारे पास आबाद होने के रिसोर्सेज बहुत है।
अपने जज्बात को एक तरफ रखकर सावरखड़ की भलाई सोचो। वो उसके बाजू से पकड़े तहखाने के दरवाजे तक ले जा रहा था। वो उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। खुदा के बाद अगर कोई सावरखड़ को बचा सकता है तो वो हम हैं। हमारा प्लान सुनो जबल, गुस्सा छोड़कर हमारी बात सुनो। आप मेरी नरमी और मेहरबानी का नाजायज फायदा उठा चुकी हैं, अब जाएं। उससे खुले दरवाजे से उसे अंदर किया और दरवाज़ा खींच कर बंद किया। दरवाज़ा बंद होते ही लम्हे के अंदर उसका चेहरा बेहद मुख्तलिफ हो गया था। तारीक, बेरोनक और मुर्दा सा। जो कुछ उससे सुना था वो उसे इस जिंदगी में अनसुना नहीं कर सकता था। क्या वो वाकई सावरखड़ से दगा कर रहा था? जज्बात क्या वाकई उस पर हावी हो चुके थे? क्या वो कायद नहीं रहा था? दरवाजे से टेक लगाए हुए उसे अपना आप कमज़ोर लगा। 12 जनवरी, वक्त रात के 1:30 बजे। दायरे में जलती हुई नारंगी आग ने तहखाने को सर्दी से मुंजमद होने से बचा लिया था। कई रातों की थकावट थी कि जख्मों में उठता दर्द सबरीज दवाइयों के जेर असर सो गया था। उसका सर सुल्तान की गोद में रखा था और शादान, हसन, सुल्तान उन तीनों की शौलें तय करके उसके ऊपर डाली गई थी। रश्क एक बेहद छोटा लफ्ज़ था जो इस वक्त सुल्तान को उस पे आया था। वो इस आफत में भी सो रहा था। नींद उस पे मेहरबान थी। पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, 12 तारीख शुरू हो गई होगी, है ना? सुल्तान के करीब बैठा हसन मध्यम लहजे में पूछ रहा था। हम्म, हो गई है। यहाँ आने के बाद से घंटों का ही हिसाब कर रहा हूं मैं। हसन ठंडिया भरकर रह गया। आंखों की चमक मान हो चुकी थी। उसकी दूसरी तरफ बैठी सुखरुख कनखियों से शादान को दिख रही थी, जो सबरीज को सोते हुए देख बड़ी ढिठाई से हंसला के साथ जुड़कर बैठ गया था। वो उससे देखते हुए मुस्कुराई थी, फिर गर्दन फेर कर हसन को देखा। एक बात बताओ हसन, इतने अरसे से तुम सिंगल हो, अभी तक कोई लड़की वाकई नहीं मिली? मोहब्बत नहीं हुई कभी? वो बेहद दिलचस्पी से पूछ रही थी। हसन भी हल्का सा मुस्कुराया। है, मैं 2 लड़कियों से मिला था, सीरियसली। यहाँ तक कि शादी की बात होने लगी थी, लेकिन फिर अचानक उन दोनों को याद आ गया कि यार, मैं तो किसी और से मोहब्बत करती हूँ। अब हसन सुल्तान चाहे ग्रीन फ्लैग है, लेकिन जाना तो मुझे उसी खन्नास आदमी के पास है। फिर क्या था, दोनों ने इसी एक वजह से छोड़ दिया। और मोहब्बत? अब के सुल्तान ने पूछा। हसन ने नफी में सा हिलाया। किसी औरत को देखकर आज तक उसे अपने जूते उतार कर देने का ख्याल नहीं आया मुझे। किसी ने अगर मेरे मुंह पे धोखे का जूता मारा होता तो मैं यकीनन उसे बद्दुआएं देता, ना कि उसे याद करके 3 साल मजनू बना रहता। और वल्ला, मैं किसी औरत के आंसू से आज तक ब्लैकमेल नहीं हुआ। जिनमुरीदी के रिकॉर्ड आज भी मेरे तीनों दोस्तों के नाम है। बेगैरत आदमी, मुझे बीच में मत लाओ। सबरीश बंद आंखों से बड़बड़ाया। ये अफ्रीकन मम्मी जाग रहा था। हसन को हैरत हुई। इतनी टेंशन में तो कोई मर भी नहीं सकता, बल्कि मरा हुआ कब्र से उठकर वापस आ जाना चाहिए। वो आंखें बंद करके चलकर बोला। कब्र भी वो जो तुमने खुद खोदी थी। सुल्तान ने संजीदगी से तबसरा किया। और अब तुम लोग कब तक इस बात का ताना मुझे देते रहोगे? ताना तो बहुत छोटा लफ्ज़ है भाई साहब। तुम्हें यहाँ से जरा बाहर आओ, बोटी बोटी नोचेंगे तुम्हारी। सुखरुख माथे पे पल लिए बोली। बात कर सकते थे हम, हमारा किडनैप फ्रेम कर सकते थे तुम, लेकिन नहीं। भाई साहब हमें उठा कर लिया है, अब खुद भी जलील होते रहो और हमें भी करवाओ। मैं तो मोहब्बत भी नहीं कर सका। अगर मर गया तो क्या होगा? किस मुंह से कब्र में जाऊंगा जब किसी दोशीज़ा ने मेरे लिए रोना ही नहीं? हसन को नया गम लगा। मोहब्बत नहीं कर सके तो क्या हुआ? ठग तो तुमने भी खूब की है। सबरीश तुर्की बतुर्की बोला। वो आहिस्ता आवाज से बातें कर रहे थे, इसलिए उनकी आवाज़ काफ़ी फासले में बैठे शादान और हंसला तक नहीं गई। उनको छोड़कर वक्त की नदी में चंद मिनट कबल के चप्पू घुमाकर तहखाने की दूसरी तरफ आओ तो शादान दीवार के साथ लगकर बैठी हंसला के साथ बैठ रहा था। वो कस्सन उसे नजरअंदाज कर रही थी। तुमने जबल और जबरीज के बारे में जो कुछ जुफरू को बताया है, उससे जबल नाराज तो नहीं होगा? हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है। वो बेनियाजी से बोली। और तुम अब क्यों आए हो इधर? जाओ जाकर अपनी क्यूटीज के साथ बैठो। शादान हंस पड़ा। तुम मेरे दोस्तों से जेलस हो रही हो? जेलस? इस जूती को भी परवाह नहीं। ज्योति को नहीं होगी, तुम्हें तो है। वो उसी अंदाज से बोला। मेरा दिमाग मत चाटो। ओके, वैसे भी ये टैलेंट तो तुम्हारा है। शादान ने सहूलत से हथियार डाल दिए। तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं? क्योंकि यहाँ इस तहाने में तुम मेरा नेटफ्लिक्स, अमेजोन, टिंडर सब कुछ हो। हंसला जो कुछ सख्त सुस्त कहने लगी थी यकदम रुक सी गई। दिल को एक नादीदा खौफ ने जकड़ लिया। क्या ये कहानी इस तहखाने तक महदूद थी? और इस तहखाने के बाहर? वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुए थी। वहां मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? शादान चंद लम्हे उसे देखता रहा।
वो कैमरे के सामने आते ही कहानियाँ, अफसाने, किस्से, हकाइक सब कह देता था। बस एक इस औरत के सामने उसे अल्फाज घाटे में जाते दिखाई देते थे। इस तहखाने के बारे में कौन हूँ शादान? उसे सवाल दोहराया। मोंट्रेजोर। मेरा हरसाना। उसके लबों से दो लफ्ज आजाद हुए। बाबे दहर के खुलने पे मुझे तुम मिली हो, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हरसाना। क्या ये काफी नहीं है? हंसला के दिल में तमानियत उतरी। उसका दिल मुस्कुराने को किया, मगर उससे बेहद मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी। वो चेहरा फेर गई। ये बताओ, इस तहखाने में मैं तुम्हारा क्या हूँ? वो रुख मोड़कर पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। से आंखों में बेपनाह रोशनियां थीं। क्या हो? मेरे भाइयों का फेवरेट पंचिंग बैग, मेरा सबसे बुरा मरीज, और मेरा टाइम पास। और क्या? वो मुस्कुराहट दबाए हुए थी। शादान के माथे पे बल पड़े। और इस तहखाने के बाहर? मेरे अल्फा रीडर। और क्या? कुछ और होना था क्या? वो सारी जहां की मासूमियत अपने चेहरे पे सजाए हुए थी। शादान मुस्कुरा दिया, सर को नफी में हिलाया। नहीं, यही काफी है। शनासाई का कोई ना कोई ताल्लुक निकलता रहे, ये काफी है। वो इत्मीनान से बोला। काफी देर तक वो खामोशी से बैठा रहा, फिर उसको मुहातिब किया। एक बात बताओ हानी, तुमने उस किताब का पार्ट 2 क्यों नहीं लिखा? अपने बैग में ख्वामोहा चीज़ों की जगह बदलती हंसला के हाथों की हरकत एक लम्हे के लिए थम गई। मुझसे लिखा ही नहीं गया। काफी देर बाद वो बहुत हल्की आवाज से बोली। अब लिख कर देखो, मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ जरूर लिख लोगी। शादान जोश से बोला, साथ अपना बैग टटोलने लगा। वो शायद कागज कलम निकाल रहा था। शादान, मैं लिखना भूल गई हूँ। लिखारी लिखना नहीं भूलता हानि, बस मोटिवेशन खो जाती है। मुझे लगता है अब तुम लिख सकती हो। अगर तुम्हें भी ऐसा लगने लगे तो तुम वाकई लिख सकती हो। उससे चंद कागज और एक पेन निकाल कर उसे थमाया। हंसला ने उन कागजों को नहीं थामा। उसकी आंखों में नमी उमड़ आई थी। मुझे लिखने से डर लगता है, वो बेबसी से बोली। किसी भी लिखारी के लिए एक अरसा अपने महबूब शौक से दूर रहना मुश्किल था। वो रही थी। वो जिस मुश्किल से रही थी ये सिर्फ उसे मालूम था। अब एक लंबे अरसे बाद वो उस खौफ का सामना नहीं कर सकती थी। मैं क्या लिखूंगी? मेरा दिमाग खाली है। अल्फाज मुझसे नाराज हो गए हैं। खुदा का खौफ करो, तुम 4 बहन भाइयों के दिमाग में इब्लीस का घर है, ये खाली कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरे भाइयों से आखिर तकलीफ क्या है? वो तुनक कर बोली। तकलीफ? सिर्फ तकलीफ नहीं है, खार है, जलन है। मेरा बस चले, एक एक की गर्दन मरोड़ दूं। भाई नहीं, सर का दर्द है। इकलौती नहीं हो सकती थी तुम? वो बुरी तरह खफा हुआ। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मेरे भाइयों से पहले खुद तुम्हारे साथ मैं एक एक हाथ कर लूंगी। शादान ने वारफर्दगी से सीने पे हाथ रखकर जैसे शर्फ कबूल किया। कर्ब साईं, कर्ब। वो नाराजी से गर्दन मोड़कर बैठ गई। चेहरे के तासुरात में सुर्खी खुल गई। शादान ने गहरी सांस हवा के सपुर्द की। कंधे ढीले छोड़ दिए। अच्छा, अभी मत लिखो, लेकिन जब भी लिखो सबसे पहले मुझे भेजना। मैं तुम्हारे अल्फाज सबसे पहले पढ़ूंगा। मैं लिखूंगी क्या? ये लिखारी को पता होता है हानि, और अगर उसे नहीं पता तो उसे नहीं लिखना चाहिए। वो जवाबन खामोश रही। शादान कुछ और कहता कि हसन ने हाँक लगाई। वापस आ जा भाई, जबरेज की गैरत का मजीद इम्तिहान मत ले। बको मत, वो सो रहा है। शादान ने उससे घुरका। सो नहीं रहा, बेगैरती के बोझ से आंखें बंद हो गई हैं। बल्कि अब तो मेरी भी गैरत जाग रही है। भाभी, बाद में दोस्त की बहन वो पहले है। जबरीश ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। शादान करंट खाकर अपनी जगह से उठा था। चेहरे पे हजलत साफ जाहिर थी। वो एक बार फिर खुद को टपट कर रह गया। मेरे बाजू में दर्द था, दवाई लेने गया था। वो वापस उनकी तरफ आते हुए बोला। तुम बाजू कह रहे हो, मुझे दिल का दर्द सुनाई दे रहा है। सुल्तान ने चोट की। जबरीश बच उससे देखता रहा। शादान ने गर्दन झुका दी और हंस पड़ा। ठिठाई उस पे कदम थी। जबल क्या करेगा अब? सुखरू ने उनकी तवज्जो एक तरफ दिलाई। जबल नहीं, जबल क्यूटी खान को हो। और अब वो जो करेगा वो हमसे देखा नहीं जाएगा। हसन यासियत से कहते शादान की गोद में सर रख कर लेट गया। मोहब्बत भी नहीं की, शादी भी नहीं की, करप्शन भी नहीं की, फिर भी पकड़ा गया। अल्लाह साईं, मीको चा। अल्लाह साईं मुझे उठा ले। हसन सुल्तान का गम बहुत बड़ा था।